नमस्कार। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत में इस वक्त डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज है। इसीलिए हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को डायबिटीज और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से डायबिटीज पर चर्चा इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई। इसमें देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट मिलकर हमें बताते हैं डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम हैं प्रयागराज स्टूडियो में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट का पैनल हमारे साथ है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुबोध जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर, डायबिटीज पर चर्चा में आपका। साथ ही हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव का। आपका भी डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। डायबिटीज पर चर्चा में डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ मदनानी का। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में। बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुबोध जैन, आपसे मेरा पहला सवाल है। हिंदुस्तान को विश्व की डायबिटीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि डायबिटीज अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, युवा यहाँ तक कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं? क्या इसकी वजह है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतवर्ष अब डायबिटीज रोग की राजधानी है विश्व की। विश्व में अगर देखा जाए तो 537 मिलियन रोगी इस वक्त हैं डायबिटीज से ग्रसित, और इनमें से भारतवर्ष में 101 मिलियन लोग ग्रसित हैं मधुमेह रोग से। अभी एक स्टडी हुई, इंडिया डायब स्टडी ICMR, उसका ये डेटा है। दूसरी स्टडी NCD IS स्टडी हुई, उसमें ये डाटा 212 मिलियन पाया गया। तो डिफरेंस, वो जो क्राइटेरिया लिए थे उन्होंने डायग्नोसिस के लिए, उन्होंने HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर केवल लिया, तब 212 लोग हुए। और अगर स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया जो हम इसमें OGTT और जोड़ दें तो फिर संख्या केवल 101 है। फिर भी दोनों के लिहाज से ये संख्या काफ़ी अधिक है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाली कंडीशन जो प्री डायबिटीज़ होती है, उसके भी 163 मिलियन लोग ग्रसित हैं प्री डायबिटीज से, यानी कि इनको बहुत जल्दी ही 2 से 5 वर्ष में डायबिटीज होने वाली है। तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा नंबर है ये मधुमेह रोगियों का। कारण, आनुवंशिक कारण तो ठीक ही है, हम लोग पूछते भी हैं हिस्ट्री में जब मरीज आते हैं हमारे पास कि आपके माता पिता को डायबिटीज़ है या नहीं है। लेकिन केवल आनुवंशिक कारणों से ही नहीं, जो वातावरण या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनमें सबसे बड़ा कारण जो है वो मोटापा है। ऑफकोर्स बढ़ती हुई उम्र के साथ तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता ही है। साथ में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है, खतरा है। खान पान, जो अनहेल्दी डाइट है, वो जो फास्ट फूड है, ये भी जानते हैं हम लोग। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, हम लोग अभी बहुत सारे शिफ्ट वर्कर्स हो गए हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जिनमें रात को ही काम करना पड़ता है। और हम घर में हमारे सभी बच्चों को देख लें, आजकल सारे बच्चे मोबाइल पर और उस पर लगे रहते हैं, और वो रात में 1 बजे 2 बजे सोते हैं और देर तक सोते रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारण, पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है उसमें, जिसमें कि ये एंडोक्रीन डिसरप्टर्स बहुत सारे हैं, पॉलीथीन जैसे हो सकती है उसमें, और जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, सब जगह हमारा खाना प्रदूषित है। जो हमारे कृषक भाई हैं वो भी इतना ज़्यादा केमिकल यूज, मरीज आते हैं वो बताते हैं, जो गांव के रूरल एरिया से आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि साहब बिना खाद के तो अब कुछ पैदा ही नहीं होगा खेत में। तो ये कुछ कारण हैं जो कि
बढ़ती हुई डायबिटीज़ के कारण है। डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव, आपसे हम जानना चाहेंगे, महिलाओं की अगर हम बात करें, वो कामकाजी हो, गृहिणी हो, काम तो उन्हें करना ही पड़ता है। ऐसे में मधुमेह के लक्षण क्या महिलाओं में पुरुषों से कुछ अलग होते हैं? इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, महिलाओं में चाहे थायराइड हो, मेनोपॉज हो या प्रेगनेंसी, ये किस तरह से डायबिटीज को प्रभावित करता है? सबसे पहले तो धन्यवाद संयुक्ता जी। महिलाओं की आपने बात की, वो डायबिटीज़ जितना पुरुषों को इफ़ेक्ट करता है उतना ही महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है। और अगर सिम्पटम्स की बात करें, हमारे जो शुगर के सिम्पटम्स होते हैं, मधुमेह को प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा होती है, वज़न में कमी होती है, ये सारे लक्षण दोनों लोगों में बराबरी से ही होते हैं। लेकिन महिलाओं में अगर हम पुरुषों के संबंध में कहें तो समस्याएं भिन्न होती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली दोनों लोग डिफरेंट हैं। तो जो सिम्टम्स हैं, कई बार लक्षण पूरे फुल फ्लेजेड नहीं आते या साइलेंट आते हैं। स्पेशली हमारी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारियां, हार्ट फेलियर की समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याएं, और ना ही कि ये कम होते हैं पर बहुत तीव्र होते हैं, इनसे डेथ भी हो सकती है। तो महिलाओं की को अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा सजग होना है, अपने खान पान पे, अपने व्यायाम और पर्टिकुलर एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे वो कामकाजी हो, चाहे घर पे रहती हो, तो ये उनके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि घर से ही सब शुरू होता है। लेडीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, पूरे घर का ध्यान रखती हैं। तो यह चीज़ बदलना है। अगर वो अपना पहले ध्यान रखेंगी तभी वो सबका ध्यान रख पाएंगी। आपने पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात करी लेडीज़ की, तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा मुकाम होता है हर महिला के लाइफ में। तो ये डायबिटीज़, थायराइड जैसी समस्याएं बहुत आम हैं और कॉमन हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है, अगर जो महिलाएं पहले से ग्रसित हैं, शुगर की मरीज़ हैं, तो पहले अपना शुगर बड़ी बात की कंट्रोल करें, दवाओं से, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इंसुलिन पे भी दे सकते हैं, या कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। और थायराइड का भी यही प्रिंसिपल है कि जो पहले से थायराइड की मरीज़ हैं, उनका थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट किया जाता है कि वह यूथायराइड रहे और तभी वो कंसेप्शन में जाए। ये तो प्री कंसेप्शन की बात हुई। एक आपने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज़ समस्या होती है, जो पहली बार प्रेगनेंसी में पता चलता है कि शुगर बढ़ गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं बॉडी में, जब शिशु आता है तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस माँ के शरीर में होते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन और शुगर के लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, वैसे ही सबसे पहले थायराइड की जांच करें, जितनी जल्दी करा सकते हैं। और अगर 2.5 TSH हमारा 2.5 से ऊपर है, तो आपके डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए कोई दवा देंगे, जिससे हमारे शिशु और माँ के सेहत पे कोई दबाव नहीं लाएगा। उसी तरह शुगर के लिए 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें शुगर की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान होने की जानकारी मिलती है। और दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन्स हैं, जिससे शुगर को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पर दोनों ही हार्मोन को प्रेगनेंसी के समय कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह मेनोपॉज की बात हुई, ये एक हार्मोन ट्रांजिशन का स्थिति होती है, और इस समय भी शुगर के मरीज़ों में अपने शुगर को कंट्रोल रखना, राइट एक्सरसाइज से, राइट डाइट से, और थायराइड के हार्मोन की टेस्टिंग कराना। अगर समस्या हो तो थायराइड हार्मोन को लेना कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा। महिलाओं में भी बहुत आसानी से इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, प्री डायबिटीज ये क्या है? क्या ये बात सही है कि इस दौरान अगर हम संतुलन बना ले, अगर कंट्रोल कर ले, तो डायबिटीज को टाला जा सकता है? साथ ही आजकल डॉक्टर देखा जा रहा है कि 20-30 साल के युवा, जिनमें स्पष्ट रूप से मोटापा दिखता भी नहीं है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे जो माता पिता, उनका जो जनरेशन था, तब से अब में कुछ अंतर आया है? जी, प्री डायबिटीज़ बहुत सिंपल समझना है।
ये शुगर की वो अवस्था है हमारे शरीर में जहाँ पे आपकी शुगर की मात्रा सामान्य स्तर से तो ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको डायबिटीज़ कहें। इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि यही एक वार्निंग स्टेज है हमारे शरीर में, जिसको अगर हम सही समय पे पहचान लें, तो हम ये तो आज के ज़माने में पॉसिबल है कि हम प्री डायबिटीज़ को रिवर्स तक कर पा रहे हैं। हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लाइफ़स्टाइल है। आपका खान-पान, आपकी दिनचर्या। और जैसा हमारे सीनियर डॉक्टर सुबोध जैन सर ने बताया कि आप अगर जवान हैं और आपके पास कुछ अनियमितताएँ हैं, जिनमें आपका देर रात तक जगना, स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करना, आपकी खान-पान की जो शैली है, फ़ास्ट फूड ये सब इस्तेमाल करना, मोटापा आप देख लो, वज़न बढ़ता जा रहा है बच्चों का, बैठे हैं, शारीरिक गतिविधियाँ, फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। ये सारी वजहों को अगर हम संतुलित करना शुरू कर दें, एक नियमित दिनचर्या बनाएँ, जिसमें समय पर खान-पान, संतुलित खान-पान, एक काम भर की फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, डेली का व्यायाम, और साथ में इतना वजन का संतुलित रखना और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद। ये इतना कुछ अगर हम संतुलित कर लेते हैं तो हम इससे भी बहुत सारे लोगों का शुगर स्तर नॉर्मल कर पाते हैं। आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जिसमें है कि जो जवान लोग हैं 20 से 25-30 साल की उम्र वाले हैं, जी। इन सब में यही कारण मेन देखा जा रहा है जिनकी वजह से ये बुजुर्गों के मुकाबले ज़्यादा डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़स्टाइल, इनकी दिनचर्या ही इनका प्रॉब्लम कर रही है। जैसे-जैसे सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, ये बैठते जा रहे हैं। कहीं न कहीं शारीरिक गतिविधि, व्यायाम के नाम पर जिनको ज़ीरो होता जा रहा है, उनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होना ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। और जिस तरह का खान-पान है, फ़ास्ट फूड और सारी चीज़ें, जंक फूड, ये सारे हमारे वेट को भी बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। तो इन सब वजहों से अगर शुगर बढ़ रहा है तो आप उसको बिना अपने संतुलित आहार, बिना संतुलित व्यायाम के आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब आप देखो, हमारे पुराने ज़माने के लोग या हमारे बुजुर्ग लोग, उन लोगों की दिनचर्या नियमित थी। उन लोगों की दिनचर्या में एक सिस्टम का, एक नियम कानून का, और उनका खाना भी लगभग घर का ही होता था। फास्ट फूड, बाहर का फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं के बराबर था। एक समय पे सोना, एक समय पे उठना, और शारीरिक व्यायाम या शारीरिक गतिविधि इतनी ज़्यादा थी कि उनको डायबिटीज़ का खतरा बिल्कुल नहीं के बराबर था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि हम इसको समय पे समझें और सिर्फ़ नियमित दिनचर्या, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से हम अपने आप को कंट्रोल रखें। डॉक्टर सिद्धार्थ, इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की बात करें तो गंगा जमुना की संस्कृति यहाँ पर है। माघ मेले लगते हैं, जो स्ट्रीट फूड है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो चटपटा खाना, बहुत मसालेदार खाना, ये डायबिटीज को किस तरह से प्रभावित करता है? आपका जीपी है जो सब कुछ डिसाइड करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसा आपने बताया कि प्रयागराज फेमस है माघ मेले के लिए, और यहाँ का मतलब एक फेस्टिव माहौल रहता है। साल में 1 महीना तो पूरा पूरा माघ मेला रहता है, और माघ मेले की वजह से वो जो फेस्टिव माहौल होता है उसमें आप ऑब्वियसली खाना पीना, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी गिना दी, पूड़ी जलेबी, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये सब एक्चुअली तो खाने पीने में जब तक आप नियमित नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ आपकी अब कंट्रोल हो जाने वाली है। तो मैं ये नहीं कहता कि इतना कल्चरली रिच हम लोग का पूरा माहौल है उसको हम लोग पूरी तरीके से जीना चाहते नहीं, लेकिन जैसे बार बार हर डॉक्टर ने आज आपको बताया कि हर चीज़ एक संतुलन में होनी चाहिए। तो एक संतुलित दिनचर्या व्यतीत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जब भी आप ऐसे किसी फेस्टिवल के थ्रू जा रहे हैं जहाँ आपको 1 महीने तक की आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद शाम होते होते आपका मन करता है कि आप फीस्टिंग करें, तो हम लोग बोलते हैं कि एक डायबिटिक को फास्टिंग और फीस्टिंग एकदम मिनिमल पे रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने के, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मत करेगा है, आपको प्रसाद के रूप में कुछ मीठा खाना ही पड़ता है, तो उसको प्रसाद समझ के ही खाएं। उसको पूरा पूरा प्लेट भर के आप मीठा मिठाई 4-4 पीस मत खाइए। 1 पीस अगर आपको खाना पड़ा तो 1 पीस मिठाई खा लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर चलना चालू करिए, टहलना है। तो माघ महीने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे हम लोग इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को किलोमीटर से किलोमीटर टहलवाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपका उस समय कैलोरी बर्न हो जाता है। तो वो एक आपकी दिनचर्या का पार्ट है कि आप वॉक कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, और अल्टीमेटली शुगर कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दिनचर्या में जैसे हम लोग बोल रहे थे कि फास्टिंग जो है इंसुलिन वाले पेशेंट्स को खासकर अवॉइड करना चाहिए। फास्टिंग एंड फीस्टिंग इंसुलिन लगाते हुए मरीज को कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। और इसके इम्पॉर्टेंट है कि इवन दो आप फेस्टिवल सारे मनाएं, वह हर चीज़ संतुलन में करें।
डॉक्टर सुबोध, एक बार फिर आपके पास हम आना चाहेंगे और सवाल ये है कि पिछले एक दशक में क्या कुछ प्रगति हुई है? अगर डायबिटीज की हम बात करें, जो दवाइयाँ हैं, जो होम मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, इंसुलिन है, ये कितने बेहतर हुए हैं? इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज है या स्टेम सेल थेरेपी है या जो दूसरे रिसर्च इस वक्त चल रहे हैं, आने वाले समय में ये कितनी बड़ी उम्मीद जगाते हैं? पिछले दशक की बात अगर करें तो जैसे जैसे हमारे मरीजों की संख्या बढ़ी है तो वैसे वैसे हमारे विज्ञान और जो साइंस है और टेक्नोलॉजी ने पर्टिकुलरली, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, तो वो चीज़ें भी अब मधुमेह के प्रबंधन में, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में बड़ी तेज़ी से आगे आ रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि वो ज़्यादा ही तेज़ी से आ रही हैं, जिनके लिए हम डॉक्टरों को भी उससे परिचित होना और उसका इस्तेमाल करना, ये भी बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो बात करें कि सबसे पहले दवाइयों की, तो बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स इस समय पिछले दशक में आए। उनमें सबसे पहले SGLT2 इनहिबिटर्स का है, जिनसे कि न केवल वजन कम होता है बल्कि जो हमारे कार्डियोमेटाबॉलिक और कार्डियो रीनल बेनिफिट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर GLP-1 और GIP कॉम्बिनेशन में आए। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, इस समय एकदम बाढ़ सी आई हुई है ये। और साथ में आने वाले दशक में भी जो है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन में GLP, GIP एंड ग्लूकागॉन के कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। ये सब न केवल वजन को टू द ट्यून ऑफ कि 20% तक भी कम कर सकते हैं बेसलाइन वजन को, और इनके और भी बेनिफिट्स जो होते हैं, लाइक जैसे हमने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और रीनल कॉम्प्लिकेशंस, उसको भी ये बहुत हद तक अवॉइड कर देते हैं, ये नए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो। दवाइयों में और भी दवाइयाँ आने वाली हैं, बहुत सारी पाइपलाइन में है, वो आएंगी ही आगे। बात रही मॉनिटरिंग सिस्टम की, मॉनिटरिंग डिवाइसेस बहुत अच्छे आ गए अब। जो पहले हम सदियों पहले बात करें कि यूरिन शुगर से टेस्ट करते थे, केवल उसका कलर देख के अंदाजा लगाते थे कि इतनी ज़्यादा शुगर है, वो फिर ब्लड टेस्टिंग पे आई। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज बाई ग्लूकोमीटर्स आए बहुत सारे। और फिर उसमें पिछले दशक में अगर देखें, एक दशक में, तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए। और बहुत सारे इंडिजिनस हमारे अपने भारतवर्ष में बने हुए ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। और उससे न केवल जो हमारे टाइप 1 के बच्चे, बल्कि जो मधुमेह के रोगी टाइप 2 के जो इंसुलिन पर हैं, वो भी अपना नियंत्रण काफ़ी हद तक बेहतर कर पा रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, जिस मरीज का नियंत्रण बेहतर रहता है, जो HbA1c7 अचीव करता है, उसको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं और उनकी सीवियरिटी भी बहुत कम होती है। और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि आगे आने वाला उनसे जो इकोनॉमिकल बर्डन नॉट ओनली दी फैमिली बट पूरे नेशन पे भी बहुत कम होता है। रही बात आपने कहा कि आर्टिफिशियल पैंक्रियाज की, तो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज वो होता है क्लोज लूप, हाइब्रिड क्लोज लूप सिस्टम है कि उसमें हमने कंबाइन कर दिया है एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे मैंने बात की CGMS को, प्लस उसके साथ ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस, जो कि एक इंसुलिन पंप होता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और ऑटोमेटिकली मरीज भी उसको देख सकता है अपने ऐप पर, मोबाइल पर, और ऑटोमेटिकली खाने से संबंधित जो मिले इनपुट, ये अब जैसे खाने से बढ़ने वाला है ट्रेंड कि हम ये डाइट करेंगे, हम लंच करेंगे तो मेरा शुगर बढ़ेगा, तो वो पहले से ही वो इंसुलिन डिलीवरी बोनस देने के लिए तैयार होता है। और ऐसी एल्गोरिदम, AI का एप्लीकेशन है, इसमें स्मार्ट एल्गोरिथम्स हैं, वो कैलकुलेट करके उतनी डोज डिलीवर कर देती हैं। तो ये एडवांसमेंट है हाइब्रिड क्लोज लूप का। फिर डुअल पंप भी आने वाले हैं, जिसमें न केवल इंसुलिन बल्कि ग्लूकागॉन हार्मोन, जो कि साथ में हमारे बॉडी में नॉर्मली चलता है, वो भी अब पाइपलाइन में है। ऐसे नए पंप भी आने वाले हैं, डुअल पंप्स, वो आने वाले हैं। रही बात स्टेम सेल थेरेपी की, तो स्टेम सेल थेरेपी भी पहला एक वांग एट अल हैं जिन्होंने एक केस ऐसा रिपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने ऑटोलॉगस प्लोरिपोटेट स्टेम सेल जो है वो इम्प्लांट की और ट्रांसप्लांट की, और वो जो है विदाउट एनी
इम्यून सप्रेशन उन्होंने की, और वो अभी तक 1 साल का ट्रायल हो चुका है वो, और अभी तक इंसुलिन ऑफ है पेशेंट, मतलब उसकी पूरी इंसुलिन रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। जो स्टेम सेल उन्होंने प्रत्यारोपित की है वो इतनी इंसुलिन बना रही है कि मरीज को बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्योर है, ये केवल अभी सप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। अभी किसी भी थेरेपी को हम ये नहीं कह सकते कि हमने क्योर पा लिया है। डॉक्टर अनुभा, आपसे हम जानना चाहते हैं, बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, अगर डाइट को अत्यधिक तरीके से हम कंट्रोल कर ले, वजन बहुत घटा ले, तो क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? इसके साथ ही हम इंसुलिन पंप या SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर्स इनकी सलाह कब देते हैं? क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मरीजों को पता होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब सब कोई रिवर्सल और रेमिशन जानना चाहता है। तो हम डायबिटीज़ रेमिशन बोलेंगे, जैसे सर ने बोला क्योर तो अभी बहुत दूर है। हाँ, हम रेमिशन की बात करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल रेलेवेंट समस्या है कि अगर कोई मरीज़ शुरुआती दौर में डायबिटीज़ जिसको अभी कुछ 4-5 साल पहले ही पता चली हो, और अगर वो अपनी डाइट को संतुलित कर लें, यानी कि लो कैलोरी डाइट ले लें और उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि अगर हमारा वजन 5 से 10% कम होता है तो हमारे जो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो रिवर्स होने लगते हैं। थोड़ा सा हमारा वजन और सही खान पान और सही फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है तो कुछ 15% तक हो जाता है, तो हम डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकते हैं। पर ये डेफिनेशन वाइज क्या है? तो अगर हमारा जो डायबिटीज़ का मापदंड है हम HbA1c बोलते हैं, तो ये अगर हम 6.5 के ऊपर ही हम डायबिटीज़ को मानते हैं। 6.5 से अगर हम 3 महीने कम रखते हैं विदाउट कोई मेडिसिन, तो हम डायबिटीज़ रिमिशन की ओर जा रहे हैं। 5.7 टू 6.5 हमारा एक और रेंज होता है जो प्री डायबिटिक होता है। अगर यही हमारा सिस्टम कंटिन्यू रहा और हमने 5.7 HbA1c से भी हम नीचे रखते हैं और यह ड्यूरेशन अब 1 से 2 साल तक रख सकते हैं, तो हम डायबिटीज़ रेमिशन में हैं बिना दवाओं के। हमने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके अपना बॉडी वेट को करीबन 10 से 15% कम करके एक सही नियमित और सही लाइफस्टाइल फॉलो करके हमने डायबिटीज़ रेमिशन पर ये एक ढाई स्थिति है। अगर हमारा वजन बढ़ जाता है या हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, अभी सभी ने बताया खान पान, निद्रा, स्ट्रेस, ये कोई भी फैक्टर्स में बदलाव होता है तो हम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें दवा की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ के मरीजों को कभी भी ध्यान नहीं खोना है। जहाँ पे ध्यान कम कर देंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करने लगेंगे या हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम वहीं पे फिर से अपना कंट्रोल खो देंगे। तो क्योर तो नहीं, पर कंट्रोल करके हम डायबिटीज़ रेमिशन पा सकते हैं। अभी आपने हमें दूसरा सवाल पूछा था जी। जो डॉक्टर सर ने बहुत अच्छे से समझाया, तो रीसेंट एडवांसमेंट। अब डायबिटीज़ सिर्फ शुगर के नंबर नहीं है कि 100 है, 150 है, 200 है, एक कॉम्प्लिकेशंस की भी आकाज है। हम कार्डियक कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, हम किडनी के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, हम मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो हमारा गोल सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है या डायबिटीज़ रेमिशन कराना है, अपितु उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी देखना है। तो जो अभी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई, इनके अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, GLP-1 एनालॉग हैं, आपने SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये 2 नाम मैं लेना चाहूँगी जो दवाइयाँ अभी मार्केट में हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये शुगर को बहुत अच्छी कंट्रोल करती हैं, ये वजन में भी रिडक्शन कराते हैं और ये किडनी और हार्ट को प्रिवेंशन भी कराते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रिवेंशन बहुत कम मिलती है आपको डायबिटीज़। तो ये दवाइयाँ अगर राइट मरीज़ों को दी जाए, राइट समय दी जाए, तो उससे हमें बेनिफिट होते हैं। हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम उसका रिस्क और बेनिफिट देखते हैं। लेकिन अगर मरीज़ों को हम कहें तो सभी दवाइयाँ क्वाइट सेफ़ हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको भली-भांति समझाएँगे कि भाई
इस दवा के साथ आपको पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है। पेशाब में अगर कोई समस्या होती है, जैसे आप SGLT2 की बात कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, तो हमको उसको देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जो नई वेट लॉस वाली दवाइयाँ हैं, जो GLP-1 जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भी कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस भी बताते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, पर अदरवाइज़ दवाइयाँ बहुत सेफ हैं और उनका बेनिफिट मिलता है। जैसे सर ने बोला कुछ दवाइयाँ तो 22% तक वेट रिडक्शन करती हैं, तो डायबिटीज़ रिमिशन वो हो सकता है। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, क्या आप डायबिटीज से जुड़े जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? साथ ही अगर हम बात करें कि डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है, तो ऐसे में डाइट और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना, इनकी होम मॉनिटरिंग, ये कितनी ज़रूरी हो जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें मैं कहूँगा कि हमारे भारत देश में हमने ये अपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मानसिक जो संतुलन है या क्या मानसिक रूप से मरीज़ तैयार है ये हमारे इलाज के लिए। तो डायबिटीज़ भी ऐसी है, वो सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं रही, मानसिक, भावनात्मक और जो सामाजिक व्यवस्था है या अवस्था है मरीज़ की, वो भी बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है डायबिटीज़ होने पर। तो मरीज़ अपने में कंफर्टेबल नहीं फील कर पाता, उसको आप कोई भी डॉक्टर या आम जनता इतना डरा देती हैं कि आपको बिल्कुल नियमित रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी हैं, बिल्कुल लगातार एक जैसी डाइट फॉलो करनी है, व्यायाम करना है। बहुत सारे बदलाव को वो अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कहीं न कहीं यह एक तनाव, चिंता और कभी-कभी डिप्रेशन जैसी समस्याओं का रूप ले लेता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है जिस पे बात अक्सर नहीं होती। दवा दे देते हैं, जाँच पड़ताल हो जाती है और मरीज़ चले जाते हैं, बट वो किस तरह की साइकोलॉजिकल या मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैं मानता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, कि आप हमेशा मरीज़ के साथ उसके सगे संबंधियों को भी शामिल करें। आप जब भी अपने मरीज़ की डायबिटीज़ पे चर्चा कर रहे हों, हमारे आज का विषय भी यही है डायबिटीज़ पे चर्चा, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बार कहूँगा कि आप अपने मरीजों के साथ भी डायबिटीज़ पे चर्चा करिए। आप अपने साथ उनके परिवारजन जो भी हों, बच्चा है तो माँ-बाप को, माँ-बाप हैं तो बच्चे को, और ख़ास तौर पे जो घर में खाना-पीना देखता है, जो भी महिला देखती है, वो वाइफ़ हो या माँ हो या बहन हो, उनको साथ में रख कर के अगर आप इन तरह की काउंसलिंग उस मरीज़ को करते हो, तो कहीं न कहीं मरीज़ के मानसिक स्तर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव आ जाता है। वह ये समझ पाता है कि हमें परिवार का सहयोग मिल रहा है, हमारा डॉक्टर हमारी तकलीफ़ को हमसे जुड़ कर से समझ पा रहा है और फिर जो सलाह दी जाती है उसको काफ़ी हद तक मानने को भी तैयार होते हैं और इस तरह से मरीज़ का इलाज करना काफ़ी बेहतर माना जाता है। मैम, आपने कहा डाइट, हम सब काफ़ी देर से इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि डाइट का तो कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आपको परहेज़ या जिस तरह की अच्छी लाइफ़स्टाइल को संतुलित आहार हम बोलते हैं, वो तो हम सबको करना ही पड़ेगा। वो एक अच्छी डाइट हम अपने मरीज़ को समझाते हैं, डायटीशियन होती हैं, हमको भी काफ़ी नॉलेज होता है, तो हम किस तरह की जीवन शैली मरीज़ जी रहा है उसके हिसाब से एक अच्छी डाइट ज़रूर प्लान करके उनको देते हैं, जिससे कहीं ना उनको न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी होने पाए, ना उनको कहीं शारीरिक कमज़ोरी लगने पाए और ना ही उनके शुगर्स को बढ़ावा मिले। तो इस तरह की डाइट के साथ जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने शुगर की पहचान रखें, आप अपने शुगर की नियमित जाँच करें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ दवा खाते हो और आपको लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरी डाइट और सब कुछ ठीक चल रही है, तो कहीं न कहीं थोड़ी अनदेखी हो रही है। मैं इसको अपने मरीज़ों को दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि आप डेली रेडी होते हो अगर सुबह घर से निकलने के लिए, तो एक बार तो आईना ज़रूर देखते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक आप अपने आप को आईने में देखोगे नहीं, आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। तो जब तक आप अपना शुगर नहीं चेक करोगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो भी इलाज, परहेज़, अपनी लाइफ़स्टाइल जो भी आप परिवर्तन कर रहे हो अपने डॉक्टर से मिलके या स्वतः, वो क्या कारगर है? क्या वो आपका शुगर नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर रही है? क्या आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हैं? जैसे डॉक्टर सुबोध सर ने बताया कि अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते हो HbA1c का, या जो हम EIR से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम टाइमिंग रेंज की बात करते हैं, अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा सारा प्रयास, अब विफल तो नहीं कह सकते लेकिन अधूरा रह जाता है। तो कहीं न कहीं हैप्पी मॉनिटरिंग के कई तरीके हैं। एक कई डिवाइस सर ने भी बताई है। आप सिंपल आपका जो ग्लूकोमीटर होता है, जिसमें आसानी से थोड़े से मात्रा में खून निकाल करके अपनी सहूलियत के हिसाब से कम पैसे में घर बैठे आप जाँच अपनी शुगर की कर सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है, कोई इंटीम पे है, किसी का शुरुआती दौर का शुगर है, तो शायद हम थोड़ा जल्दी-जल्दी या बारी-बारी से चेक करवा लें शुगर को। बट एक समय के बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है, आपकी लाइफ़स्टाइल, शुगर सब कुछ आपको अंदाज़ा आपको या आपके डॉक्टर को लग गया कि नियमित चल रहा है, तो आप उसको हफ्ते में या जिस तरह की आपको एडवाइस आपके डॉक्टर दें, आप ज़रूर चेक करें। यह आपको एक आईना दिखाने का काम करता है।
इसकी गंभीरता को समझें और ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी और आपके डॉक्टर की दोनों की बहुत मदद करता है। इस केस को इग्नोर ना करें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज एसएमबीजी हम बोलते हैं, जो ग्लूकोमीटर से किया जा सकता है, या सर ने जैसा बताया सीजीएम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर भी आती है, कुछ केसेस में हम लगाते हैं। ऐसी डिवाइसेस का आप यूज़ करिए और वो ब्लड निकलवाने से बचिए। आसान तरीका है, दिन को तनाव मत लीजिए, आराम से घर बैठे बैठे अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे तरफ से। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ मतनानी आपसे है। डायबिटीज की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे मिथक हैं जो समाज में व्याप्त हैं। लोगों को लगता है डायबिटीज की दवाई एक बार शुरू हो गई है तो जिंदगी भर इसे खाना ही पड़ेगा। मीठा अब बिल्कुल नहीं खा सकते अगर डायबिटीज हो गया है। ये भी लोग मानते हैं कि डायबिटीज हो गया है मतलब जिंदगी तो अब बची ही नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ मान लीजिए घर पर कोई है और अचानक से डायबिटीज या जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, 400 तक पहुंच जाता है या बिल्कुल नीचे गिर जाता है, मानिए 40 पर आ जाता है, तो घर पे इमरजेंसी हम क्या स्टेप्स हैं, क्या कदम हैं जो उठा सकते हैं? और क्या आपको लगता है लोग जानते हैं कि लो ब्लड शुगर हाई ब्लड शुगर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? शुगर में मिथ के पारे पे अगर हम लोग आ जाएं, मिथक पकड़ने लगे, तो मुझे लगता है अलग से आपको प्रोग्राम ही करना पड़ेगा कि डायबिटीज की क्या क्या मिथ्स होती है, मिथ्स पे चर्चा हो जाएगी पूरी। तो उतना बड़ा टॉपिक है। जैसे एक मिथ आपने बोला कि एक बार शुगर हो गया तो क्या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो उस पर आज हम लोग ने ऑलरेडी रेमिशन पे बात की। तो जी हाँ, ज़्यादातर लोगों में डायबिटीज जब मालूम पड़ती है तो लगभग 50% हमारा जो बीटा सेल होता है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, यानी जहाँ से इंसुलिन बनती है वो बनती नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों में शुगर हमेशा के लिए ही होता है और इसको कंट्रोल किया जाता है, जड़ से ठीक नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपने अपना वेट लॉस अच्छा कर लिया, दिनचर्या अच्छा कर लिया और उसको कंटिन्यूसली आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप रेमिशन में जा सकते हैं और दवाओं से काफ़ी हद तक और काफ़ी टाइम तक आप बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जैसे बात करते हैं कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई, अब तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जैसे बता रहे थे अभी डॉक्टर विकास की, आप डिप्रेस हो जाते हो कि अब हमेशा के लिए दवा खानी है, हमेशा एक रीति का खाना खाना है। बट हम लोग बोलते हैं कि आप घर का हर चीज़ कर सकते हो। एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाइफ आपको जीनी है, जो पुराने ज़माने में हम लोग के सब पूर्वज जीते थे, उस समय की डायबिटीज़ नहीं थी। ये सब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग का जो जेनेटिक मेकअप एज इंडियंस वो अब ऑल्टर हो रहा है, क्योंकि हम जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हम लोग की अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी। अब उस ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में जब आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने लगता है, तब जाके ये सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे मोटापा, हार्ट की बीमारियाँ, शुगर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ये सारी प्रॉब्लम्स पकड़ने लगती है। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप उस हर चीज़ एकदम लिमिट में करनी है। आपको यस लिमिट में करनी है, बट आपको मालूम होना चाहिए यू हैव टू बी स्मार्ट। तो क्या खाना है, क्या भी खाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मिथ होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम चीनी नहीं खाते बट हम गुड़ खा लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आप गुड़ खा लेते हैं, आप हनी खा लेते हैं, आप कान ऐसे लिए पकड़ के आप कान ऐसे पकड़ लें, बात एक ही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी चाहिए, और इधर उधर की बातें सुन के जो आपके पास व्हाट्सएप में आ रहा है वो सच नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम समझें कि क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ पे चर्चा करें जैसे बताया जा रहा था, ताकि आपको मालूम रहे कि आपके लिए क्या राइट है। इसके अलावा आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट आज एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या करें अगर शुगर अचानक से 400 के ऊपर हो जाए। तो अगर शुगर अचानक से 400 से ऊपर हो जाए और आपकी सांस फूलने लगे, आपको पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है और आपको गुल्टी जैसा लग रहा है, तो ये एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा दे रहा होता है, जिसको हम लोग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इंसुलिन की कमी होने लगती है बॉडी में, तो कीटोन्स करके एक एसिड होते हैं बॉडी में जो कि बनने लगते हैं और वो जानलेवा हो सकते हैं। मरीज कोमा में चला जाता है और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अपना शुगर 400 देखा है और आप बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं और वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल अपने डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर शुगर के मरीज में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, खासकर उसकी लाइफ में कभी ना कभी हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने की भी बीमारी हो सकती है, जिसको जैसे आपने एग्जाम्पल के रूप में बोला 40 हो गया। तो 70 से नीचे जब भी शुगर कम होने लगता है तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जैसे जैसे शुगर डाउन होता है और सीवियर होता चला जाता है, जैसे कि हाथ पैर कपकपाना, चक्कर आना, बहुत तेज पसीना आना, आवाज़ बदल जाना, या कभी कभी मरीज बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसे में
तुरंत घर पे जो कुछ आपके पास मीठा हो, जैसे कि चीनी का घोल बना लिया या चॉकलेट हो या 2 पार्ले जी के बिस्किट हो गए, जो कुछ भी आपके पास मीठा हो तुरंत खिलाना चाहिए और 15 मिनट बाद वापस से आपका शुगर रीचेक होना चाहिए। अगर शुगर फिर भी कम चल रहा है या आपका मरीज़ बेहोश है, तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया, देर तक शुगर डाउन होने से एकदम से जान भी जा सकती है। तो बढ़े हुए शुगर से एकदम से जान कभी नहीं भी जाती है, लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गया तो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो एकदम से जान भी मरीज की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सबको मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके अगल-बगल कोई भी डायबिटिक पेशेंट कभी भी अचानक से बेहोश हो और आपके पास कुछ चेक करने के लिए मशीन नहीं है, तो सबसे पहला काम तुरंत उसको कुछ मीठा खिलाना। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है हम सब के लिए कि अगर शुगर एकदम से गिर जाए तो भी वो जानलेवा हो सकता है। ऐसे में मरीज़ को बचाने के लिए तुरंत कुछ मीठा खिलाना ज़रूरी है। बहुत अच्छी और बहुत सार्थक बातचीत अभी तक आप सभी से हुई है, लेकिन चलते-चलते हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? कोई प्रैक्टिकल एडवाइस डॉक्टर सुबोध जैन, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी मधुमेह रोगियों को, और हम उनको रोगी नहीं कहेंगे, मधुमेह साथियों को जो इस भयानक रोग से ग्रसित हैं खास तौर से, और उनके परिवार वालों को, क्योंकि बताया आनुवंशिक कुछ खतरा होता है डायबिटीज़ होने का। और ज़्यादातर जो माएँ या पिता आते हैं जिनको मधुमेह रोग हो गया, वो कहते हैं मेरे बच्चों को तो नहीं ये बीमारी हो जाएगी। तो एक संदेश उनके लिए ये है कि वी इंडियंस डू वेरी लेस एक्सरसाइज, एक तरह से करते ही नहीं हैं। तो शारीरिक व्यायाम 150 मिनट का गाइडलाइंस कहती है, मैं तो कहता हूँ कि वो आप प्रतिदिन 1 घंटा करिए, और कोई संडे मंडे नहीं, रोजाना 1 घंटे, और उसमें जो आपको पसंद हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस कहते हैं, फिर रिलैक्सिंग योगा है, या फिर तैरना है, घुड़सवारी है, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, मतलब कोई भी खेल, फुटबॉल, आउटडोर गेम जिसमें कि शारीरिक व्यायाम हो, जो आपको जिसमें आपको आनंद आए, डांसिंग है, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटे जम के एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनुभा, आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? अ, जैसे कि अभी सब बातों में पाया गया कि जेनेटिक एक कारण है, तो एशियन इंडियंस हैं, हम लोग थिन आउटसाइड हैं, फैट इनसाइड, टॉफ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रीनिंग की बात करें, तो स्क्रीन अर्ली, हिट हार्ड, सभी पोटेंशियल एंड प्रोबेबल डायबिटिक्स हैं। तो स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का बहुत महत्व है इस बीमारी। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग होती रहनी चाहिए। डॉक्टर विकास, आपका क्या मैसेज होगा जो लाखों लाख व्यूअर्स इस वक्त डायबिटीज़ पर चर्चा देख रहे हैं उनके लिए? मैम, इस बीमारी को मैं अपने सारे मरीजों को और 2 लोग ही देख कर उनको ये कहूँगा, इससे अच्छी कोई बीमारी नहीं है। मैं बीमारी बोल रहा हूँ, शायद आप पशु भी बीमारी भी बोल रहे हैं और अच्छी भी बोल रहे हैं। बीमारी हम बोलेंगे क्योंकि सच में ये बीमारी है जो काफ़ी हद तक प्रभावित करती है हमें सारे अंगों को, और हमने जैसे अभी सारा डिस्कस किया है। लेकिन अच्छी मैं इस तरह से कहता हूँ कि आप कहीं न कहीं इसके पहले गलत थे। आप इसके पहले जो भी दिनचर्या निभा रहे थे, जिस तरह की नींद ले रहे थे, जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, जिस तरह का खान-पीन कर रहे थे, वो गलत था। उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई आपके माँ-बाप जैसा आपको सुधारने को रेडी हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। तो ये बीमारी आपको कहीं भी सुधरने का मौका दे रही है, आपका अलार्म बजा रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि आप सुधर जाओ, आप कुछ गलत कर रहे हो। तो अगर आप गलत से सही की तरफ जा रहे हो, तो ये खराब बीमारी कैसे हो गई? हाँ, बीमारी मैं ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि वो हम सब चर्चा कर रहे हैं कि इसको इससे क्या-क्या होता है और हमें कैसे सतर्क रहना है, वो हमने सबने काफ़ी देर से सुना है। वो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। लेकिन प्लीज़ इसको बिल्कुल ही अंदर से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे हम बचपन से पैदा हो गए, रोज़ खाना-पीना खाते हैं, रोज़ की सारी दिनचर्या निभाते हैं। हम उसमें तनाव लेकर के नहीं काम करते कि आज खाना खाएँ, फिर 1 साल ना खाएँ, 10 दिन खाएँ, फिर ना खाएँ। जो हमें रेगुलर करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, वो हम रोज़ करते हैं। इस बीमारी को भी अपने साथ ढाल लीजिए, अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बना लीजिए, ये आपके लिए सहायक हो जाएगी। आपको सही तरीके से जीना सिखा देगी और आपकी ज़िंदगी जैसे नॉर्मल स्वस्थ जीवन हर कोई जी रहा है, आप भी वैसे ही जियो। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हम सब हैं ना, टेक्नोलॉजी है, हम सब हैं, आपके जागरूक लोग हैं, आपके माता-पिता हैं, सहायक लोग हैं, सबका सहारा लेकर के आप इसके साथ आगे बढ़िए और एक अच्छा जीवन जिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो एक काफ़ी पॉजिटिव नोट पर मोटिवेट एक तरह से आपने हमारे सभी दर्शकों को किया। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरे ख्याल से आज कई संदेश हम लोग को मिल गए हैं
और जैसे स्टार्ट किया था मैंने अपने पहले क्वेश्चन से कि प्रयागराज में वो सीधे स्पेशल है, तो मैं आप लोग सबको बोलूँगा कि प्रयागराज आइए, प्रयागराज में डुबकी लगाइए, यहाँ की पावन धरती है, आपको डायबिटीज़ से हम लोग बचाएंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है कि डिसहार्टन ना हो, इसको पॉजिटिव लाइट में लीजिए। ये बीमारी जैसे हम लोग ने बोलना छोड़ दिया है, हम लोग अब पीपल विद डायबिटीज़ बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते पेशेंट्स हैविंग डायबिटीज़। तो पीपल विद डायबिटीज़ है, हम लोग सबको उनको इंक्लूड करना है अपने हर किसी के हर पहलू में, उनको किसी चीज़ में अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो पूरे पूरे परिवार को एक साथ इफ़ेक्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको डायबिटीज़ है और आप बैठ के सब परहेज कर रहे हो और बाकी सब धर्म में आपके अगल बगल उसमें आपको आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। खाने पीने में सभी लोग जब अच्छा खाएंगे, सभी लोग आपका ध्यान रखेंगे, तो ओवरऑल एक इंक्लूसिव हेल्थ अच्छी रहती है। और विद टेक्नोलॉजी अब AI आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, स्टेम सेल के बारे में बात हो गई आज, तो क्योर और दूर नहीं है। मे बी अनदर डिकेड में हम लोग क्योर की बात कर रहे होंगे, बस ये हो जाएगा कि उसको हम लोग क्योर को भी कैसे इंक्लूसिव कर पाएँ, हर किसी के पास वो क्योर कैसे पहुँचे, है ना? तो वो कैसे अफोर्डेबिलिटी होगी, कैसे एक गरीब बच्चे तक वो क्योर पहुँच सकता है, ये आगे चल के और डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी। But that cure is not far off, I think, and on that positive note, I think we can call it. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया आपका भी संदेश रहा और एक बार फिर हम हमारे तमाम डॉक्टर्स को जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबोध जैन एक बार फिर आपका। डॉक्टर अनुपा श्रीवास्तव आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्धार्थ मधवानी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं दर्शकों कि ये जो जानकारी डॉक्टर्स ने हमें दी है उनसे आपको भी पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी बीमारी के सही इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं तो पहला कदम होता है सही जानकारी, और सही जानकारी सही डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। डायबिटीज से जुड़ी कुछ और बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार बने रहिए हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा में। इसके अलावा हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, डायबिटीज से जुड़े कुछ और पहलुओं पर हम बात करेंगे डॉक्टर्स के एक नए पैनल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।